2 मिनट्स का वेट है, वेट करो 2 मिनट 1 मिनट। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे, अब तक हमने एफसीसी बीसीसी के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया पढ़ेंगे, नेक्स्ट है वो है आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन या इसी को हम लोग बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, राइट। तो यहाँ पे हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। हमने बीसीसी के बारे में पढ़ा, ठीक है, एफसीसी के बारे में पढ़ा हमने, और हमने एफसीसी के बारे में देख लिया। अब पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है वो देखो, ध्यान से समझो। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपकी जो यूनिट सेल है, यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल में कितने एटम कितनी एफिशिएंसी से ऑक्युपाइड है। मतलब ये कि उसमें कितना जो एटम है वो ऑक्युपाइड कर रहे हैं, कितना एटम ऑक्युपाइड है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि बीसीसी, एफसीसी और एससीसी, ठीक है, इन तीनों में आप देख सकते हैं। मुझे पैकिंग एफिशिएंसी देखनी है कि किसकी पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, या फिर फ्री स्पेस कम से कम है। फ्री स्पेस कम से कम है, कितने एटम ऑक्युपाइड है, 100% ऑक्युपाइड है या फिर
वहां पे कुछ परसेंट फ्री स्पेस भी है, कुछ खाली स्पेस भी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी आपका है कि कितना एरिया ऑक्युपाइड है या कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड है एटम द्वारा। फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे समझिए, पैकिंग एफिशिएंसी हम लोग कैसे निकालते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन की बात करते हैं पहले। पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑक्युपाइड, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स in unit cell, in unit cell divided by volume of unit cell, volume of unit cell। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल, कितना यूनिट सेल में वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहे हैं वो एटम, जो एटम लगे हैं उस यूनिट सेल में, और डिवाइडेड बाय कितना वॉल्यूम है उस यूनिट सेल का। तो उस यूनिट सेल में कितने एटम आपके ऑक्युपाइड हैं वो आपका क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग फ्रैक्शन हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमें तो नहीं पता कितने हर किसी में नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं। एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होते हैं और एफसीसी में 4 होते हैं। तो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल, तो यहाँ पे बोलेंगे जेड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो इसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, कि जेड के लिए वॉल्यूम, जेड के लिए जेड अलग है। जेड क्या है मेरा, नंबर ऑफ एटम्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स को एक वॉल्यूम ऑफ एटम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एटम्स का वॉल्यूम मिल जाएगा जो उस यूनिट सेल में ऑक्युपाइड कर रहा था। फिर से समझिए आप, मैं फिर से बता रहा हूँ कि पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है। पैकिंग फ्रैक्शन मतलब ये है कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड हो रहा है एटम द्वारा उस यूनिट सेल में। तो पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब हुआ कि भाई मैक्सिमम वॉल्यूम कितना है यूनिट सेल का, वो हम लिखेंगे डिवाइड में, और ऊपर क्या लिखेंगे कि कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहा है एटम उस यूनिट सेल में। अगर दोनों बराबर ही हैं तो क्या होगा, पैकिंग फ्रैक्शन 1 हो जाएगा, यानी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। पैकिंग फ्रैक्शन में हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पैकिंग एफिशिएंसी हमें मिलती है। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और ऊपर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स। हमेशा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या रहेगा, ज्यादा ही रहेगा। एटम द्वारा जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड कर रहे हैं वो एरिया क्या रहेगा, वो वॉल्यूम क्या रहेगा, कम ही रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि वॉल्यूम जो एटम है, एटम जो है वो पूरी तरीके से ऑक्युपाइड कर रहा है पूरा यूनिट सेल में। कुछ ना कुछ फ्री स्पेस जरूर रह जाएगा उस यूनिट सेल में, तो कुछ ना कुछ फ्री स्पेस जरूर रह जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ मतलब क्या है वो समझिए। मतलब ये है कि जैसे ये आपका बीसीसी है, राइट, ये आपका बीसीसी है। तो इसमें पूरी तरीके से एटम वॉल्यूम ऑक्युपाइड नहीं कर रहे हैं, बहुत सा एरिया क्या है इसमें खाली, फ्री। तो वो फ्री स्पेस, और हम क्या निकाल रहे हैं कि कितना एटम्स, ओवरऑल एटम कितना इस यूनिट सेल के वॉल्यूम को ऑक्युपाइड कर रहे हैं, हम ये निकालते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है वो आपको क्लियर हो गई होगी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड, फॉर्मूला होता है इसका, खाली डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको बताया जाता है कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, तो ये देखिए ध्यान से। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जेड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, और मल्टीप्लाई कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वन एटम्स। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम, एटम्स, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स की मल्टीप्लाई कर दो वन एटम उस यूनिट सेल में, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो हमें क्या क्या पता है,
हम जानते हैं वी नो डेट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल का कितना रहता है, ए क्यूब, ए क्यूब होता है उसका वॉल्यूम। और वॉल्यूम ऑफ वन एटम स्फेरिकल होता है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वन एटम ये कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर इज अ रेडियस ऑफ एटम, आर इज अ रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम, राइट। तो आर इज अ रेडियस ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ वन एटम इतना है। और जेड अलग अलग के लिए अलग अलग होगा। जेड आपका, जेड की बात करी जाए तो एचसीसी के लिए अलग होगा, बीसीसी के लिए अलग होगा और एफसीसी के लिए अलग होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। एचसीसी के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए 3, राइट। तो ये हम लोग इस तरीके से निकालते हैं 3D यूनिट सेल के लिए, फॉर 3D यूनिट सेल के लिए, यूनिट सेल के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे 2D यूनिट सेल के लिए निकालना हो तो मैं वॉल्यूम नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे, एरिया। फॉर 2D के लिए अभी फिर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे यहाँ पे। फॉर 2D यूनिट सेल के लिए, यूनिट सेल के लिए आप पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे कि नंबर ऑफ एटम मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन एटम, एरिया ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल। वो जो भी यूनिट सेल होगी, अगर आपका स्क्वायर हुआ तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है, ए स्क्वायर, एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। अगर स्क्वायर यूनिट सेल हुई तो ए स्क्वायर होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर यूनिट सेल इतना होता है, राइट। तो ये चीज पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग इस तरीके से निकालते हैं। बहुत आसान है, बहुत आसान। अब देखिए आप इसको मैं कैसे आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा, फिर तीनों का हम लोग निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या पता है, आपको क्या पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, एक तो जेड के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दूसरा, आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एटम तो पता ही है, वॉल्यूम ऑफ एटम आप जानते ही हैं 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अच्छा, अगर एरिया की बात की जाए तो एरिया ऑफ एटम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एरिया होता है। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम कितना होता है, अभी मैंने लिखा है यहाँ पे कितना होता है, वो ए क्यूब, राइट। तो क्यूबिक यूनिट सेल है तो ए। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे क्या रहने की जरूरत है, यहाँ पे क्या पता होने की जरूरत है, वो आपको जरूरत है यहाँ पे ए एंड आर में रिलेशन। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि एचसीसी में कितना होता है, ए इक्वल टू 2r, बीसीसी में कितना होता है, बॉडी डायगोनल होता है, बॉडी डायगोनल याद है आपको, a√3 इक्वल टू 4r। और एफसीसी में कितना होता है, फेस डायगोनल, a√2 इक्वल टू 4r। ये आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत आसानी से अब सॉल्व होगा, बहुत आराम से। कैसे, वो देखिए। तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए, जेड वॉल्यूम ऑफ एटम, एरिया ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, और ए और आर में रिलेशन पता होना चाहिए, वो मुझे याद है, ये मैंने निकाला भी था, ठीक है। तो एचसीसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन देखिए, एचसीसी, राइट। आपको सबको पता है भैया कि एचसीसी का जेड कितना होता है, 1, राइट।
इसमें ए और आर में रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू 2r होता है, ये आपको पता है, अच्छे से पता है, ए इक्वल टू 2r होता है रिलेशन। ठीक है, बस ये दो चीजें चाहिए। एससीसी जो होती है वो 3D यूनिट सेल होती है, 3D यूनिट सेल। तो बस आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। पैकिंग फ्रैक्शन देखिए कैसे निकलेगा कि पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कौन सी यूनिट सेल है भैया, क्यूबिक यूनिट सेल है ये, क्यूबिक यूनिट सेल, राइट, ये है आप। तो यहां देखिए मैं कैसे निकाल रहा हूं, जेड कितना होगा एचसीसी के लिए 1 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल ए क्यूब। अब यहाँ पे आपका पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन रह गई। तो इस कैलकुलेशन के लिए और कैलकुलेशन आपको यहाँ पे ए और आर को हटाना है। इसके लिए ए एंड आर में रिलेशन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, रिलेशन। एचसीसी के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू 2r होता है। तो चाहे तो आप एक ही जगह पे आर की वैल्यू, एक ही जगह पे आर को लिख सकते हैं, मतलब एक ही वैल्यू आर के टर्म्स में, ताकि आर वाले कैंसिल हो जाए, या फिर आर वाली वैल्यू लिख दी है एक ही टर्म्स में ताकि वो कैंसिल हो जाए। ये बात समझ में आ रही होगी। पैकिंग फ्रैक्शन में कोई भी आपका वेरिएबल नहीं आना चाहिए, कोई ए आर एक्स वाई जेड नहीं आना चाहिए, सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू मिलनी चाहिए यहाँ पे। समझ में आ रहा है, इसलिए ए और आर में रिलेशन मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब मैंने भैया एक ही जगह पे लिख दिया, ए इक्वल टू 2r होता है एचसीसी में। किसमें होता था ये, एचसीसी, और एचसीसी में ही मैं पैकिंग फ्रैक्शन निकाल रहा हूं, तो डिवाइडेड बाई 2r का होल क्यूब, राइट। ये सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए इधर ध्यान से, कैलकुलेशन बहुत आसान है, 4/3 पाई आर क्यूब, और डिवाइडेड में मैंने क्या रखा है यहाँ पे, क्या था यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई आर क्यूब। अब बेटा ये आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचा आपका, सीधे सीधे 4 पाई डिवाइड में 3 था, डिवाइड में आर, तो ये कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, तो ये आपका कितना आया π/6। आपको नीट के लिए तो π/6 याद रखना है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं भैया, पैकिंग फ्रैक्शन। और सीबीएसई बोर्ड के लिए आपको π/6 को आप वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो π/6 की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 डिवाइडेड बाई 6, ये आती है बेटा 0.523, यानी कि पैकिंग फ्रैक्शन, ये आपको बोर्ड के लिए पता होना चाहिए। तो पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 0.523, और ये अगर आपको पैकिंग एफिशिएंसी चाहिए तो एफिशिएंसी के लिए पैकिंग फ्रैक्शन में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कितनी मिल जाएगी 52.3%। ये आपको एज अ रिजल्ट याद भी रखना है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे कंपटीशन में भी और बोर्ड एग्जाम में कि पैकिंग फ्रैक्शन या पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एचसीसी बताएं, एक नंबर में आएगा कि कितनी होती है। अगर सॉल्व करने को आए तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है, इस तरीके से सेम। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100, और ये कितनी 52.3। बहुत इजीली सॉल्व किया है, बहुत आसान। तो पैकिंग एफिशिएंसी इतनी। दूसरा, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस ये कितना होगा भैया, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस। क्या करना है इसमें आपको, इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस कुछ नहीं करना है, इसमें 100 माइनस पैकिंग एफिशिएंसी कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 100 माइनस 52.3,
राइट। ये कितना आ जाएगा 47.7%। इतना स्पेस क्या रहता है बच्चों, फ्री रहता है, ये फ्री, ये इतना फ्री स्पेस है। और ऑक्युपाइड स्पेस कितना है, इतना है। बात समझ में आ गई। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब भी समझ में आ गया होगा, पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा कि पैकिंग एफिशिएंसी हमें कैसे निकालनी है। तो जेड का पता होना चाहिए सबसे पहले मुझे। देख लिया आप, देखिए आप जेड का ए और आर में रिलेशन, तो सीधे सीधे वैल्यू लगाओ बस। ए और आर में रिलेशन क्यों चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे ए और आर को निगलेक्ट करना पड़ता है, वहां पे कैंसिल करना पड़ता है, उसके लिए मेरे को ए और आर को की वैल्यू पता होनी चाहिए, रिलेशन हर एक यूनिट सेल के लिए। बोलो ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड जिसको ये बात समझ में आ गई, रेज योर हैंड। ठीक है, सभी को समझ में आ गई, ओके गुड। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, गुड। अब देखिए आप, ये आपने निकाल दिया पैकिंग एफिशिएंसी। अब आप किसके लिए निकालेंगे, बीसीसी के लिए, ठीक है, बीसीसी के लिए निकाल। तो बीसीसी में बॉडी सेंटर क्यूब यूनिट सेल, बीसीसी के लिए बहुत आसान है। कितना आएगा देखिए, इधर ध्यान दीजिए। आपको क्या पता होना चाहिए बेटा, जेड कितना होता है, 2 आता है, ठीक है। आपको ए और आर में रिलेशन पता होना चाहिए, ए √3 = 4r होता है, ये मुझे पता है, राइट। अब इसके बाद क्या करना है, बस अब सीधे सीधे मुझे लगाना है फॉर्मूला, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई, इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। आप एग्जाम में जो लिखेंगे वो इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि लिखने के भी नंबर होते हैं उसमें सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में। फिलहाल आप वो लोग थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते जा रहे हैं लिखने वाला प्रोसेस को, तो फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर ऑप्शंस वाले क्वेश्चन ज्यादा कर दिए बेटे। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 1 एटम डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। तो फॉर बीसीसी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, तो भैया जेड कितना 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 1 एटम 4/3 पाई आर क्यूब और ए क्यूब, राइट। इतना तो कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है भैया, ए और आर को हटाना है, तो हटाएंगे कैसे, उसी का रिलेशन दिखा के, रिलेशन में इसका रिलेशन दिखा के बताएंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब। ए को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, ध्यान दीजिए इधर, आपका कैलकुलेशन 4a √3 = 4r था, राइट। तो a = 4r/√3, ये आप लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम बेटा लिख लेते हैं, तो ये है 4r/√3 की पावर 3। कैलकुलेशन अब ध्यान से दीजिएगा। सबसे पहले आपका क्या हुआ यहाँ पे कि आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ठीक है। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 4/3 पाई √3 ऊपर चला गया, √3 सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, राइट। ये मैंने कर दिया, सबको समझ में आ गया। आप देखिए 4 से 4 कैंसिल, इसके बाद 3 से 2 √3 कैंसिल, √3 मल्टीप्लाई 3 होती है, तो 3 से √3 कैंसिल हो गया। क्या बचा आपका यहाँ पे 2 पाई मल्टीप्लाई √3 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 4, राइट। 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा आपका पाई √3 डिवाइडेड बाई 8। ये आपको एज अ एग्जाम के लिए याद रखना है, नीट के लिए, ठीक है। ये आपको नीट एग्जाम के लिए याद रखना है, या जो जेईई मेंस का देंगे
उनको याद रखना है कि पैकिंग फ्रैक्शन पाई√3/8 होता है, या फिर आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अगर आप याद नहीं कर सकते इसको तो ये जल्दी में होना चाहिए। उसके बाद डेटा इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 0.68। मेरा तो याद करा हुआ है 0.68। और ये पैकिंग एफिशिएंसी समझ में आ गई होगी 68%। 68%। तो ये भैया एससीसी से ज्यादा ऑक्युपाइड रहता है। और आप समझ गए होंगे क्यों ऑक्युपाइड रहेगा, क्योंकि बॉडी सेंटर पे यहाँ पे एक एटम आ गया, इस वजह से ऑक्युपाइड रहेगा। आपको क्लियर हो गया होगा, बॉडी सेंटर पे एक एटम आ गया इसलिए ऑक्युपाइड वॉल्यूम बढ़ गया। इसलिए बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी 68% रहता है। और आप बता सकते हैं परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, मैसेज टाइप करके बताइए कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस कितना रहेगा बीसीसी के लिए, या परसेंटेज ऑफ वॉइड बीसीसी के लिए। भैया बताएं यहाँ पे कि बीसीसी के लिए कितना रहने वाला है। मैसेज टाइप करके बताइए आंसर कि बीसीसी के लिए कितना रहेगा। परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस कितना रहने वाला है बीसीसी के लिए? 32%। हाँ गुड, 32%। ठीक है ठीक है। कितना रहने वाला है ये? 32%। समझ में आ गया होगा आपको, तो 32%। अब एक और बचा कौन? एफसीसी। ये तीनों ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एफसीसी के लिए। एफसीसी, एफसीसी, ठीक है। तो यहाँ पे आप एफसीसी को ध्यान दीजिए। एफसीसी के लिए जेड कितना होता है भैया? 4। ठीक है, आपको 4r इक्वल टू a√2 ये रिलेशन होता है, ये आपको पता है। अब मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ पैकिंग फ्रैक्शन, जेड की वैल्यू लगाई 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम 4/3 पाई r होल क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब को ए क्यूब। तो अब मैं ए की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, आपको दिख रहा होगा 4/√, राइट। तो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4/3, इसको इजीली लिख सकते हैं आर क्यूब, और इसको क्या लिख दे रहे हैं 4r का डिवाइड बाई √2 का होल क्यूब। अब आपको समझ में आ गया होगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, तो ए और आर हमारा इस एक्सप्रेशन में ना आए, इसलिए ए और आर का हम रिलेशन याद रखते हैं। यहाँ पे जरूरत पड़ती है, आपको समझ में आ गया होगा कि जरूरत क्यों पड़ रही है। तो ए और आर की मुझे जरूरत पड़ेगी और वो आपको याद रखना पड़ेगा, तभी पैकिंग एफिशिएंसी मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो आप बस इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक तो पाई का मुझे एक्सप्रेशन चाहिए, तो 4 मल्टीप्लाई 4 पाई, ठीक है, 4 का होल क्यूब, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, √2 मल्टीप्लाई √2 मल्टीप्लाई √2। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इधर देखिए ध्यान से, दो 4 तो कैंसिल हो गए हमारे, इसके दो 4 से, तो अब क्या बचा, ऊपर क्या बचा 2 मल्टीप्लाई पाई, ये 2 हो गया होगा इसका, इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो गया पाई √2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब इसको चाहे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या हो गई 2, तो 2 पाई बाई 2√2, 2 से 2 कैंसिल, तो पाई बाई √2, ये भी आप याद रख सकते हो। और जब मैं इसको सॉल्व करने जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या वैल्यू मिलती है 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन, जो याद रखता हूँ।
पैकिंग एफिशिएंसी कितनी? 74%। ठीक है, तो ये 74% इतनी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी होती है। ये बात आपको सबको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, ये आप मुझे बताएं इन एफसीसी कितना होता है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस? ये आप मुझे बताएं कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस कितना होगा। मैसेज करके बताएं कि परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस कितना होगा। 26%। ठीक है, वेरी गुड। 26% होगा ये परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस। ये आपने समझ लिया। तो एफसीसी आपको समझ में आ गया होगा, बीसीसी आपको समझ में आ गया। तो आपको ये याद रखना, मेन चीज क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन और यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल एससीसी याद है आपको? पैकिंग एफिशिएंसी की बात करते हैं। 52.3%, राइट। बीसीसी 68%, राइट। एफसीसी 74%। तो ये आपको एज अ रिजल्ट याद भी रखना है। ठीक है, इसके बाद फ्री स्पेस, क्वेश्चन फ्री स्पेस से ही भी आ सकता है। फ्री स्पेस तो आपको पता है एससीसी में कितना? 47.7, इसमें कितना? 32% और इसमें कितना? 26%, राइट। तो आपको यहाँ पे ये तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना आपको पता होना चाहिए। तो एफसीसी बीसीसी के लिए आपको पता चाहिए। मुझे मेनली क्या पता होना चाहिए पैकिंग फ्रैक्शन के लिए? मैं फिर से बता देता हूँ, आपको जेड का पता होना जरूरी है। उस यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ए एंड आर में रिलेशन पता होना चाहिए, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। अब मैं आपको ना एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन से मुझे आप बताएं कि उसका जेड कितना आएगा और उसका ए और आर का रिलेशन कितना आएगा। थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ा दे रहा हूँ यहाँ पे, इतना तो आपको मतलब बोर्ड एग्जाम के लिए और नीट के लिए पता होना ही चाहिए। दूसरा मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन देता हूँ, उस क्वेश्चन में आप मुझे देख के बताएं कि उसका जेड कितना आएगा। ठीक है, और उसका ए और आर में रिलेशन कितना होगा। मैं चाहता हूँ ये तुम खुद से करना सीखो। ठीक है, तो ये एक मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्वेश्चन। इसको देखिए आप, ये मेरा आ रही, सबको आवाज आ रही मेरी? ठीक है, अब देखिए आप, मैंने क्या बोला कि पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? जेड पता होना चाहिए और आपको ए और आर में रिलेशन पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप खुद से करके देखिएगा एक बार। मैं आपसे पूछूंगा जेड कितना होगा इसका और ए और आर में रिलेशन कितना होगा। इस ए यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूँ, ए यूनिट सेल किसकी? जो ए यूनिट सेल है ये,
दूसरे वाले यूनिट सेल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ए यूनिट सेल की बात कर रहा हूं। इस ए यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूं। इसका सबसे पहले एक यूनिट सेल जो बन रहा है, जो आप देख पा रहे होंगे, ये कौन सा यूनिट सेल है? ये भैया स्क्वायर यूनिट सेल, स्क्वायर यूनिट सेल, टू डायमेंशनली स्क्वायर यूनिट सेल। जो ए वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो 2D स्क्वायर यूनिट सेल है, राइट? आपको समझ में आ रहा होगा कि 2D स्क्वायर यूनिट सेल किस तरीके से दिख रहा है। अब कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे जो Z है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल, टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम पर यूनिट सेल इस स्क्वायर यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है ओवरऑल। जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक एटम का, एक एटम का जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है, मुझे ओवरऑल कंट्रीब्यूशन के बाद पता होना है कि जेड कितना आना चाहिए। कितना जेड इसका आ सकता है? कोई बता सकता है इसका जेड कितना आएगा इस स्क्वायर यूनिट सेल में? जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे इस स्क्वायर यूनिट सेल में? आप देख के बताएं मुझे कि इस स्क्वायर यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने आ सकते हैं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 1। बहुत सही, यहाँ पे 1 होगा। क्यों 1 होगा? क्योंकि फिर से देखिए आप, यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है एक एटम का, वो कितना आ रहा है आपको सबको समझ में आ रहा होगा, 1/4। ये देखिए आप, 1/4 कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, 1/4। ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है ये 1/4। आपको देख, आप लोग अच्छे से देख लीजिए इसको कि ये 1/4 कंट्रीब्यूशन आ रहा है। मैंने जो दिखाया है इसको ब्लैक से डार्क करके, ये 1/4, और यहाँ पे ये 1/4। आप देख लिए इसको ध्यान से, 1/4, राइट? अब दूसरा पॉइंट, तो यहाँ पे एक का कितना, 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4, और ये भी 1/4, राइट? तो आप क्या बोलेंगे भैया कि 4 एटम है, यहाँ पे 4 एटम है, और उनका कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है, एक का 1/4 आ रहा है, यानी ओवरऑल जेड कितना आ गया, 1 आ गया। ये आपको समझ में आ गया, सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है? तो जेड कितना आ गया, 1। अब मैंने इस यूनिट सेल की जो एज लेंथ है, इसको ए लिया, यूनिट सेल की एज लेंथ ए ली। तो मुझे कोई बताएगा, यहाँ पे रेडियस ऑफ एटम आर लिया, रेडियस ऑफ एटम आर लिया, तो कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे ए और आर का रिलेशन क्या आने वाला है? ए और आर का रिलेशन क्या आएगा? कोई बता सकता है इसको कि ए और आर का रिलेशन क्या आएगा? यहाँ पे ए और आर का रिलेशन क्या आएगा? ए इक्वल टू 2r, ए इक्वल टू 2r, ठीक है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। ए इक्वल टू 2r, तो यहाँ पे ए इक्वल टू 2r। अच्छा, इसी बात पे फिर मुझे यहाँ पे इसका पैकिंग फ्रैक्शन बता दीजिए कितना होगा। ये 2D है, 2D यूनिट सेल है। 2D यूनिट सेल के लिए एरिया लगता है, तो Z मल्टीप्लाई एरिया ऑफ 1 एटम, जो आप जानते हैं एरिया क्या होता है 1 एटम का, मैंने बताया था आपको याद करने के लिए, πr²। और आप एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया ऑफ यूनिट सेल, तो इस यूनिट सेल का एरिया, स्क्वायर का यूनिट सेल का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का, स्क्वायर यूनिट सेल का एरिया मैंने बताया था, एरिया कितना, ए स्क्वायर। तो मुझे बताएं कि इसका
पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, पाई की फॉर्म में बताइए, पाई की फॉर्म में बताइए कितना आएगा। पाई की फॉर्म में बताएं कितना आएगा इसका एरिया, इसका पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा। सब लोग अपने आंसर दें। पाई बाई 4, पाई बाई 4, पाई बाई 4, वेरी गुड, पाई बाई 4, वेरी गुड। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये पाई बाई 4 बिल्कुल सही आंसर है ये, पाई बाई 4। तो 1 मल्टीप्लाई एरिया पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ यूनिट सेल कितना, ए स्क्वायर। इसको आपने पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख दिया था आपने, 2r का होल स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो पाई बाई 4, बहुत सही। तो ये आपका पाई बाई 4। ये क्वेश्चन जो है आपके जेई मेंस में आया था और नीट में भी आने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज है, इसकी नीट में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज है इस क्वेश्चंस के आने। तो ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस है, कंपटीशन वाला क्वेश्चंस है जो मैंने आपसे कराया, ये वाला, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे स्क्वायर यूनिट सेल में आप पैकिंग फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। आपको पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कैसे पैकिंग फ्रैक्शन हम निकालते हैं, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन इस तरीके से निकाला जाता है। दूसरा देखो, कॉन्टेक्ट ए और आर का रिलेशन निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट देखते हैं कि कॉन्टेक्ट वाले एटम कहाँ कहाँ है। कॉन्टेक्ट से ही हमें पता लगता है, हम कॉन्टेक्ट से ही देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ा दिया, ये बात समझ में आ गई होगी, सब क्लियर हो गया आज का सारा सब कुछ। रेज योर हैंड जिसको समझ में आ गया। सौम्या, शिवांगी, राशि, वैभव, क्लियर हो गया, ठीक है। फिर ठीक है, तो मैं इसके नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूंगा और आप लोग फिर इसको रिवाइज कर लेना। कल क्लास होगी, कल दिन में अगर क्लास हो तो किसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना, होगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर हम दिन में भी क्लास करते हैं 2 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अगर कोई हो तो मुझे बता देना, ठीक है, मैसेज कर देना। तो क्लास कल भी होगी, क्लास आपकी ना रेगुलर होगी। अब जिस दिन छुट्टी होगी उस दिन मैं बता दूंगा, फिलहाल संडे वनडे की कोई छुट्टी उट्टी नहीं होगी, क्लास आपकी ना रेगुलर ही होगी, ठीक है। ताकि हम लोग कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सा कंपटीशन वाला भी कवर कर सकें। और मैं इसके कुछ क्वेश्चन दूंगा। आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का 2 क्लास मुझे और करनी है, उसके असाइनमेंट डिस्कस करने हैं और कुछ क्वेश्चंस वो मैं करूंगा। पहले ये थोड़ा बहुत करा दूं, फिर दोनों एक साथ करेंगे, ठीक है। फिर दोनों का ही हम लोग टेस्ट लेंगे, एक बोर्ड एग्जाम वाला टेस्ट लेंगे और एक आपका ऑनलाइन कंपटीशन वाला टेस्ट ले लेंगे नीट के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। फिर मैं इसका आपको सेंड कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट सेशन में कल, ठीक है। टाइमिंग बता दूंगा आपको आज ही, ओके।